सभी को नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट के प्लेटफॉर्म पे आज पुनः आपका स्वागत। आज हम औद्योगिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे और वो है वेबर का अवस्थिति सिद्धांत। हम जानते हैं कि ये सिद्धांत 1909 में आया था, जर्मन भाषा में दिया गया और बाद में लगभग 2 दशकों के बाद 1929 में इसका अंग्रेजी अनुवाद आया और वास्तव में इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार उसके बाद ही हुआ। 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन्होंने बात की थी। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था वो परिवहन लागत था और परिवहन लागत के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी कि परिवहन लागत को हम 2 तरीकों से देख सकते हैं। एक, कच्चे माल को उद्योग तक लाने में लगी परिवहन लागत और दूसरा, तैयार माल जो है फिनिश्ड गुड्स है उनको बाजार तक पहुंचाने में लगने वाली परिवहन लागत। तो परिवहन लागत के बाद जो दूसरे उन्होंने कारक बताए उसमें एक था श्रम लागत। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो उद्योग की अवस्थिति न्यूनतम परिवहन लागत के स्थान पे होनी चाहिए, लेकिन यदि हमें न्यूनतम परिवहन लागत के स्थान से थोड़ा सा डेविएट करके और यदि श्रम के आधार पर यूनिट कॉस्ट में जो हमारे लागत में कमी आती है वो यदि हमारी एक्स्ट्रा जो परिवहन लागत लगती है उससे अधिक है, अर्थात हमारा लाभ बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, न्यूनतम परिवहन लागत वाले बिंदु से कंप्रोमाइज करके उद्योग को उस स्थान पर लगा सकते हैं जहां सस्ता श्रम अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रहे, सस्ते श्रम से जो प्रति इकाई उत्पादन में कमी आ रही है उससे हमारी एक्स्ट्रा जो परिवहन लागत लग रही है वो कम ही होनी चाहिए, अर्थात हमें लाभ की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। एक और उन मुद्दे की बात जो उन्होंने की वो की थी एग्लोमरेशन, है ना, एकत्रीकरण का प्रभाव। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब कहीं पर भी आर्थिक क्रियाएं संकेंद्रित होने लगती है ना, उनका गुच्छन होने लगता है, उनका कंसंट्रेशन होने लगता है, क्लस्टर बनने लगता है, तो बहुत सारी जो सेवाएं हैं जो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती हैं वो धीरे धीरे आपको वहीं मिलने लग जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स वहां पर हो जाते हैं। तो फिर वो सेवाएं धीरे धीरे लोकल लेवल पे स्थानीय स्तर के ऊपर उपलब्ध होने लगती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विसेज, पैकेजिंग सर्विसेज। तो जो उद्योगपति है उसको पहले इन सारे कार्यों को करने के लिए अलग से श्रम की व्यवस्था करनी होती है, टाइम लगता है और इसके कारण पर यूनिट कॉस्ट में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी हो जाती है। अब ये सारी की सारी सेवाएं यदि आपके डोर स्टेप पे मिले, जहां पर एकत्रीकरण के प्रभाव के कारण ये सेवादाता सारे वहां पर पहुंच गए हैं और इसके साथ साथ आपकी समय की बचत हो और नेगोशिएबल प्राइस के ऊपर मिले, अर्थात सस्ती दरों पे मिले, तो ऐसी स्थिति में हमें एकत्रीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। यदि एकत्रीकरण के से होने वाले ये लाभ हमारी जो कुल परिवहन लागत में थोड़ी सी जो बढ़ोतरी हो रही है, जब हम एकत्रीकरण के प्रभाव वाले क्षेत्र की ओर उद्योग की अवस्थिति तय करते हैं, उसमें जो भी हमारा खर्चा आ रहा है, अतिरिक्त परिवहन लागत आ रही है, यदि उससे ज्यादा हमें लाभ है, उससे ज्यादा हमारी जो स्थिति है वो मजबूत होती है एकत्रीकरण के कारकों से, अर्थात हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है, हमारी लागत जो है वो यदि फिर भी कम आ रही है, तो हम एकत्रीकरण के प्रभावों का लाभ उठाने के लिए जरूर न्यूनतम परिवहन लागत वाले जो बिंदु है उससे कंप्रोमाइज करेंगे। वेबर ने एक और मुद्दे की बात की थी, वो था डी एग्लोमरेशन इफेक्ट। जो डी एग्लोमरेशन इफेक्ट है उसका मतलब पहले हमने एकत्रीकरण की बात की थी और अब हम विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डी एग्लोमरेशन इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि जब उद्योग धीरे 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 किसी एक ही स्थान पर एकत्रित होने लगते हैं तो धीरे धीरे वहां पर जो भूमि के लगान है वो ऊंचे हो जाते हैं और वो इतने ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं कि किसी भी उद्योग को वहां पर अब यदि नए सिरे से स्थापित करना है तो उसमें जो कुल लागत है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो केवल और केवल भूमि लगान में चला जाता है। तो ऐसे में अब नए उद्योगों के लिए ये अवस्थिति जो है वो ज्यादा लाभकारी साबित नहीं होती। यदि वो यहां से परे बाहर कहीं और जाते हैं तो पूंजी में उनका जो व्यय है उसकी बचत इतनी ज्यादा होती है कि वो अल्टीमेटली लाभ की स्थिति में होते हैं।
तो ऐसी स्थिति में उद्योग जो है वो एकत्रीकरण के दशाओं वाले क्षेत्रों से पुनः बाहर की ओर विकेंद्रित होते हैं, बाहर की ओर प्रसारित होते हैं। इन 4 मुद्दों पर वेबर ने बात की थी। वेबर जो है वो न्यूनतम लागत के धारा से आते हैं, अर्थात ये लीस्ट कॉस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। लीस्ट कॉस्ट स्कूल ये बिलीव करता है, ये विश्वास रखता है कि बाजार जो है वो असीमित है। बाजार असीमित होने का मतलब यह हुआ कि मांग जो है वो सदैव बनी रहेगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जिस मुद्दे पर बात करनी है वो करनी है न्यूनतम लागत, अर्थात उद्योग की अवस्थिति वहां सर्वाधिक लाभकारी होगी जहां पर लागत न्यूनतम आएगी। और इस धारा के वेबर हैं, और वेबर इस न्यूनतम जो लागत की अवस्थिति के लिए सबसे प्रधान कारक जो है वो परिवहन लागत को मानते हैं। अन्य जो कारक है उनकी चर्चा अभी अभी हमने करी। अब हम वेबर के सिद्धांत को देखते हैं। देखिए, जब हम वेबर के सिद्धांत की बात करें तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वेबर का जो सिद्धांत है वो जर्मन भाषा में दिया गया था 1909 में, और उस पुस्तक का जो शीर्षक था वो था उबर देन स्टैंडर्ड डेर इंडस्ट्रियन। ये 1909 में इस बुक में उनका ये सिद्धांत आया था। इस समय ये जर्मनी से बाहर ज्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ था क्योंकि जर्मन भाषा में था, लेकिन 20 साल बाद जब 1929 में इसका अंग्रेजी अनुवाद आता है तो उसके बाद ये बहुत जल्दी बाहर की दुनिया में प्रचारित होता है। आप जानते हैं कि औद्योगिक अवस्थिति के शुरुआती प्रयासों में से एक है वेबर का सिद्धांत। तो देखिए, वेबर के सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम यदि कोई भी आर्थिक क्रिया करें, किसी भी उद्योग को लगाने का निर्णय लें, तो उसमें स्थानीयकरण से संबंधित जो कारक हैं उनका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो स्थानीयकरण से संबंधित कारक हैं, जो लोकेशनल फैक्टर्स हैं, ये ही तय करते हैं उद्योग की सफलता और असफलता को। और कोई भी औद्योगिक क्रिया है, ठीक है, वो तभी सफलतम तरीके से चल सकती है किसी निश्चित क्षेत्र या स्थान पर जब वहां पर लाभ की अवस्थिति देखने को मिले। और लाभ की स्थिति यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो उस आर्थिक क्रिया को संचालित करने से पहले, उसकी अवस्थिति का निर्णय लेने से पहले आपको स्थानीयकरण से संबंधित कारकों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। अब हम ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो उद्योगों की अवस्थिति है उसका कहीं ना कहीं संबंध प्रादेशिक विकास से भी है ना, क्योंकि उद्योगों का समुचित वितरण जो है उससे समेकित जो प्रादेशिक विकास है वो सुनिश्चित किया जा सकता है। क्योंकि जब हम रीजनल प्लानिंग और रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है असमानताओं को न्यूनतम स्तर पर लाना, असंतुलन को कम करना, ठीक है, ये हमारा उद्देश्य होता है। हम औद्योगिक अवस्थिति का निर्णय लेते हैं और जब हम निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं तो हमारे संज्ञान में यह भी होता है कि क्षेत्र में जो व्याप्त असमानताएं हैं वो कम की जा सके। हमारे भारत के आज़ाद होने के बाद जब हम पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर भारत के औद्योगिक विकास को देखते हैं तो हमें स्पष्ट इस बात की झलक मिलती है कि बहुत सारे उद्योगों की अवस्थिति जो है वो इसी उद्देश्य से की गई थी। कुछ मुद्दों पे कंप्रोमाइज भी किया गया था ताकि हम बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकें। हालांकि हम ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो प्रादेशिक विकास के सिद्धांत है वो 2 धाराओं में बटे हुए हैं। एक समान विकास की बात करता है, नक्स जिसके प्रवर्तक हैं, और हम जानते हैं कि ये जो धारा है ये कहती है कि अर्थव्यवस्था के सभी खंडों, है ना, ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सभी खंडों का एक साथ विकास किया जाना चाहिए। और इसमें ये बात भी समाहित है कि सभी क्षेत्रों का, है ना, एक साथ विकास किया जाना चाहिए, अर्थात पूरे प्रदेश का एक साथ विकास किया जाना चाहिए, समान दर से विकास किया जाना चाहिए। जबकि वास्तविकता में वो संभव नहीं है क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर संसाधनों का वितरण एक जैसा नहीं है, हमारी पृथ्वी के ऊपर भूदृश्यों की स्थिति एक जैसी नहीं है, जलवायु दशाएं एक जैसी नहीं हैं, मिट्टियों के गुण एक जैसे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में समान विकास की जो धारा है वो वास्तविकता में लागू नहीं की जा सकती। जो असमान विकास के से जुड़े हुए सिद्धांत हैं वो इस बात को मानते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था के पहले उन खंडों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जहां से हम ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, फिर हम उस प्रॉफिट का इस्तेमाल करके हमारे दूसरे खंडों को भी विकसित कर सकते हैं। इसी प्रकार
यदि हम स्थानिक स्तर पे बात करें तो हमें पहले उन क्षेत्रीय इकाइयों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहां पर हमें किन्हीं निश्चित आर्थिक क्रियाओं में लाभ की स्थिति प्राप्त है। फिर वहां से जो लाभ प्राप्त होता है ना, उसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं कि हम असंतुलन की जो दशा है ना, उससे पार पा सकें, अर्थात हम असंतुलन की दशा को न्यूनतम लाने के और आगे बढ़ सकें। अब देखिए, जब हम बात करते हैं उद्योग की अवस्थिति की, तो बहुत सारे अवस्थिति निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक है, वो हमारे लिए संज्ञान में लेना जरूरी हो जाते हैं। तो उद्योग की अवस्थिति निर्धारण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, यदि हम उनकी बात करें तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग उद्योगों के लिए हो सकता है कि ये तत्व जो है इनका महत्व अलग अलग हो, लेकिन फिर भी हम समेकित रूप से कुछ ऐसे आवश्यक तत्वों को लिस्ट आउट कर सकते हैं जो उद्योग की अवस्थिति में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं, और वो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने के साथ साथ उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता को भी तय करते हैं। इसमें जो पहला जो बिंदु है वो है कच्चा माल, है ना। अभी हम इनकी एक एक करके चर्चा करेंगे। दूसरा है श्रम, तीसरा है भूमि, चौथा है पूंजी, पांचवा है शक्ति के साधन, छठा है परिवहन, सातवां तकनीक, आठवां एकत्रीकरण के प्रभाव, नौवां बाजार और 10वां है राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति। ठीक है, तो हालांकि इनके अलावा और भी कारक हैं, लेकिन हम यहां पर केवल और केवल उन महत्वपूर्ण कारकों को लिस्ट आउट कर रहे हैं जिनको हमें संज्ञान में लेना ही लेना चाहिए। अब हम देखो एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे माल की। देखिए, बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जो अशुद्ध कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं और उससे वो फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। अब देखिए, अशुद्ध कच्चे माल का इस्तेमाल करने का मतलब ये हुआ कि ये माल जो है ये भारक क्षरण वाला है ना। ठीक है, वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है ये। अब वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है तो फिर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने 100 किलो कच्चा माल इस्तेमाल किया और उससे मान लीजिए कि 10 किलो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना। अब मुझे बताइए कि आप 100 किलो का परिवहन करना चाहोगे या केवल 10 किलो का परिवहन करना चाहोगे, क्योंकि आपकी परिवहन की दरें भार के अनुपात में बढ़ती है ना। वेबर कहता है कि परिवहन लागतें भार के सीधा समानुपाती है। तो निश्चित रूप से आप ऐसे के अंदर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको महत्व दोगे, तो ऐसे में उद्योग जो है उनका कच्चे माल के क्षेत्रों की तरफ लगना स्वाभाविक है। हाँ, यदि कच्चा माल शुद्ध हो, है ना, तो स्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कच्चे माल की प्रकृति भी बहुत प्रभाव डालती है। जैसे कच्चा माल जल्द खराब होने वाला तो नहीं है, पेरिशेबल तो नहीं है, डेलिकेट हैंडलिंग वाला तो नहीं है, अर्थात जैसे कांच है या कोई ऐसे आइटम जिनकी टूट फूट बहुत जल्दी हो जाती है, वो ऐसा तो नहीं है। तो अन्य बहुत सारे कारक भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कच्चा माल जो है ना, उसकी प्रकृति, है ना, उसका शुद्ध या अशुद्ध होना, ठीक है, ये उद्योग की अवस्थिति में एक महत्वपूर्ण कारक का काम करता है। इसको संज्ञान में लेना आवश्यक है। ये एक आवश्यक तत्व है उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण के निर्णय लेने के लिए। जो दूसरी जो हमारा पक्ष है वो है लेबर। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जो लेबर इंटेंसिव होते हैं, जिसमें श्रम की जो अच्छी मात्रा इस्तेमाल होती है और जो कुल लागत होती है उसमें श्रम लागत जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे सीमेंट उद्योग है, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, इनमें बहुत बड़ी मात्रा में हमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे उद्योग जो हैं हमें इनकी अवस्थिति में इस बात को संज्ञान में लेना ही लेना होता है कि सस्ते श्रम का स्थानीयकरण कहाँ देखने को मिलता है, सस्ते श्रम की उपलब्धता हमें कहाँ देखने को मिलती है, कैसे सस्ते श्रम जो है उसकी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि इस प्रकार के जो उद्योग हैं वो वहीं पर लगाए जाने चाहिए जहां पर स्थानीय स्तर पर या आसपास से सस्ते श्रम की उपलब्धता हो जाए। क्योंकि जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर होता है वो जनरली बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए
ट्रैवल नहीं करता। गल्फ माइग्रेशन को हम एक अपवाद के रूप में ले सकते हैं, उसकी दशाएं बहुत अलग हैं, ठीक है, लेकिन इन जनरल ऐसा देखा जाता है। और जो हाई स्किल्ड हाई पेड वर्कर्स होते हैं उनके लिए डिस्टेंस इतना मायने नहीं रखती है। तो किसी भी उद्योग की स्थापना जिसमें श्रम जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है, उसमें श्रम की उपलब्धता को संज्ञान में रखना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं भूमि की। देखिए, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो बहुत बड़ी भूमि इकाई, बहुत बड़ा पैच ऑफ लैंड जो है वो आवश्यक होता है उनको अवस्थित करने के लिए, उनको लगाने के लिए, ठीक है। तो निश्चित क्षेत्रों में विस्तृत भूभाग की आवश्यकता है, उसको हमें संज्ञान में रखना होता है। और हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि ये जो विस्तृत भूमि है ये हमें उचित दामों पर उपलब्ध हो जाए, क्योंकि यदि वो उचित दामों पर उपलब्ध नहीं होती है, यदि उसकी दरें बहुत ज़्यादा है, तो हमारे उद्योग की जो लागत है उसका बहुत बड़ा भाग इसमें चला जाएगा। तो फिर हमारी जो पर यूनिट कॉस्टिंग है ना, उसमें हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें बहुत दूसरे क्षेत्रों में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और हम कॉस्ट कट जो है वो नहीं कर पाएंगे, प्रतिस्पर्धा की जो स्थिति है वो कमजोर होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि उद्योगों की प्रवृत्ति के आधार पर कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों या बाजार क्षेत्रों अथवा इनके बीच कहीं भी उद्योगों की अवस्थिति हेतु भूमि का उपलब्ध होना आवश्यक है। और भूमि का केवल भौतिक रूप से उपलब्ध होना ही नहीं, बल्कि सही दरों पर उपलब्ध होना आवश्यक है। अब अगली जो बात आती है वो पूंजी की आती है। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, है ना, जिनको औद्योगिक क्रियाएं हम कहते हैं, इनके संचालन के लिए, इनको लगाने के लिए, इनकी स्थापना, इनका संचालन, ये बहुत ज़्यादा पूंजी का गेम है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी लगती है। तो पूंजी की उपलब्धता के बिना हम कुछ भी नहीं सोच सकते। ये मूल आधार है, ये बिल्कुल ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि हमें उद्योग के लिए भूमि खरीद के लिए, वहां पर उद्योग को खड़ा करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, प्रोसेसिंग के दौरान लेबर को कॉस्ट देने के लिए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अदा करने के लिए, अनेकों क्षेत्रों के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। और बिना पूंजी के हम उम्मीद नहीं कर सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, जापान, जर्मनी तथा ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में अग्रणी होने का एकमात्र कारण इन देशों में पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता देखी जा सकती है, ठीक है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि यदि हम हमारा केस लेते हैं, भारत का केस लेते हैं, तो भारत जब आजाद हुआ था तो भारत का निजी क्षेत्र बहुत कमजोर था, हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत कमजोर था। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र से पूंजी निवेश जो है उसकी ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और इसीलिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाकर जो हमारा पब्लिक सेक्टर है ना, उसमें हमने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। और धीरे 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 सबसे पहले हमने पब्लिक सेक्टर में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और एक माहौल बनाया, एक औद्योगिक माहौल धीरे धीरे भारत में खड़ा हुआ। और हमने देखा कि बाद में धीरे धीरे जब हमारा जो देश है आज़ाद होने के बाद विकसित होने लगा, तो हमारे यहाँ पर नए जो है पूंजीपतियों का वर्ग भी खड़ा हो गया। तो आज की तारीख में भारत में पब्लिक सेक्टर भी मजबूत है और प्राइवेट सेक्टर भी जो है मजबूत है। हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेयर हैं जो आज मल्टीनेशनल कंपनीज को ओन करते हैं। तो ये जो पूंजी की जो उपलब्धता की स्थिति आज़ादी के तुरंत बाद भारत के अंदर थी, वैसी आज नहीं है। इसीलिए आज हमारे यहाँ औद्योगिक विकास की गति जो है वो पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। शक्ति के संसाधन, हम अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारे उद्योग, हालांकि ऐसे कम ही उद्योग होंगे जिनमें अच्छी मात्रा में शक्ति के संसाधनों की जरूरत नहीं हो, ठीक है, लेकिन कुछ उद्योग तो ऐसे होते हैं जिनमें जो प्रति इकाई लागत आती है उसका एक बड़ा शेयर जो होता है वो केवल और केवल ऊर्जा संसाधनों पर खर्च होता है, ठीक है। तो ऐसे उद्योग जो हैं उनकी अवस्थिति को का निर्णय लेते वक्त हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता के ऊपर। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं, एक उद्योग है एल्यूमिनियम उद्योग, है ना।
तो एल्यूमिनियम उद्योग में हम ये देखते हैं कि जो कुल लागत आती है, प्रति इकाई जो कुल लागत आती है, उसका एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो ऊर्जा में खर्च होता है, शक्ति के साधनों को जुटाने में खर्च होता है। यदि आप रेणुकूट का उदाहरण लें तो आपको पता होगा कि रेणुकूट का जो एल्यूमिनियम उद्योग है वो रिहंद जो जल विद्युत परियोजना है उसके पास में लगा हुआ है। तो रिहंद से उसको सस्ती दर में बिजली उपलब्ध हो जाती है और इसीलिए वो आर्थिक क्रिया वहां पर अच्छी तरह से संचालित हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि रेणुकूट जो है उद्योग की लोकेशन का चुनाव इस बात पे किया गया होगा कि वहां पर सस्ती मात्रा में शक्ति के संसाधन उपलब्ध हैं। इसके बाद देखिए हम आगे बात करें तो अगला आता है परिवहन। वेबर तो सबसे ज्यादा महत्व देता है इसको, क्योंकि देखो कोई भी औद्योगिक अवस्थिति है उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस अच्छे होने बहुत जरूरी है। बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब यह हुआ कि उस अवस्थिति का जहां पर हम औद्योगिक इकाइयां लगाने की सोच रहे हैं उसका कच्चे माल के क्षेत्रों से लिंक होना चाहिए, लिंकेजेस होने चाहिए। फॉरवर्ड लिंकेजेस का मतलब ये है कि वो स्थान जो है वो बाजार के केंद्रों से भी जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है वो बढ़िया होने चाहिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्योग की अवस्थिति में हम परिवहन लागत को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कच्चे माल को उद्योग तक लाने और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में हमें परिवहन का खर्च देना पड़ता है। और ये जो परिवहन का खर्च है ना, ये प्रक्रिया लागत से अलग है। प्रक्रिया लागत का जो खर्च होता है उससे अलग है, प्रोसेसिंग कॉस्ट से अलग है। जैसे जैसे परिवहन की लागत बढ़ेगी वैसे वैसे प्रति इकाई जो उत्पादन लागत है वो भी बढ़ेगी, और वो जैसे जैसे बढ़ेगी बाजार में प्रतिस्पर्धा है वो कमजोर पड़ेगी, है ना। और दूसरी बात कि जो लाभ का शेयर है वो भी कम हो सकता है। तो परिवहन लागत जो है ये औद्योगिक अवस्थिति के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्र की गम्यता, एक्सेसिबिलिटी एवं अग्र तथा पश्च भागों के क्रमशः कच्चे माल के क्षेत्र और बाजार से औद्योगिक क्षेत्र के परिवहन संपर्क जाल का सुदृढ़ होना आवश्यक है, अर्थात बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस मजबूत होना जरूरी है। और उसके साथ साथ में यह भी जरूरी है कि परिवहन के समुचित साधन उपलब्ध हों, चूंकि उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति और उत्पादित तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के उपयुक्त और सस्ते साधन जो है वो बहुत जरूरी होते हैं किसी भी उद्योग की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। अगला जो आवश्यक तत्वों की श्रेणी में शामिल है वो है तकनीक, टेक्नोलॉजी, है ना। तो आज के तकनीकी युग में आधुनिक उद्योगों की स्थापना में तकनीकी ज्ञान का महत्व जो है वो नकारा नहीं जा सकता, है ना। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आज की दुनिया में जैसे मान लो WTO नेगोशिएशंस हैं और हम उसमें कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है विकासशील राष्ट्रों का, है ना। कि आप ये चाहते हो कि भाई पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव की स्थिति जो है वो पूरे दुनिया में देखने को मिले, है ना। तो इसके लिए ये जरूरी है कि विकसित राष्ट्र जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ शेयर करें। तो तकनीक का बहुत बड़ा रोल है। तकनीकी दृष्टि से जो अग्रणी देश हैं वो आज भी विश्व के उद्योगों की अवस्थिति के प्राथमिक क्षेत्र हैं। अब वहां से यदि आपको कोई डेविएशन देखने को मिला है, कोई विचलन देखने को मिला है, तो वो अन्य कारकों के कारण देखने को मिल सकता है। जैसे हमने देखा कि विकसित देशों में श्रम लागतें बहुत ऊंची होने के कारण उन्होंने अपने उद्योगों की स्थापना जो है वो धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज में करना शुरू कर दिया है ना, ताकि वो जो विश्व बाजार है उसकी प्रतिस्पर्धा में अपनी जो भूमिका है उसको बनाए रख पाए, वो मार्केट से आउट ना हो। ठीक है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम यहाँ ये बात जो है इसको सुनिश्चित तरीके से स्वीकार कर सकते हैं कि औद्योगिक अवस्थिति में तकनीकी ज्ञान के स्तर का अपना महत्व है। अगला है एकत्रीकरण के प्रभाव। जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा कि जब किसी स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति होने लगती है
ठीक है। तो धीरे धीरे वहां पर आवश्यक सुविधाओं का केंद्रीकरण भी होने लगता है ना। तो ये जो है आवश्यक जो सुविधाएं हैं जब वहां गुच्छित होने लगती हैं, तो ये धीरे धीरे वहां पर उद्योगों के आकर्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती हैं। ठीक है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो आकर्षण पैदा करने वाले कारक हैं, ये सस्ती भूमि, है ना, और सस्ती दरों पर शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता, श्रमिकों की उपलब्धता, सुदृढ़ परिवहन तंत्र, इसके साथ साथ जो अन्य सेवाएं हैं जैसे बैंकिंग और वित्त सेवाएं हैं, है ना, बैंकिंग एंड फाइनेंस, जैसे उत्पादित वस्तुओं के लिए समीपस्थ क्षेत्रों में बाजार की उपलब्धता है, जैसे पैकेजिंग सर्विस है, जैसे बैंकिंग सर्विस है, जैसे इंश्योरेंस सर्विस है। तो ये सारी की सारी उस एकत्रीकरण के प्रभाव के कारण एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से पर यूनिट कॉस्ट है वो नीचे जाता है। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि एकत्रीकरण के जो प्रभाव हैं ये उद्योग की अवस्थिति के अंदर महत्वपूर्ण कारक के रूप में भूमिका निभाते हैं। बाजार, अब देखिए कोई भी जो आर्थिक इकाई है, ठीक है, वो आर्थिक इकाई तब ही संचालित रह सकती है जब उसके उत्पादों की मांग हो। यदि मान लीजिए कि कोई इकोनॉमिक यूनिट कुछ प्रोड्यूस कर रही है और यदि उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सस्टेन कर सकती है? क्या वो सस्टेन नहीं कर सकती। तो किसी भी आर्थिक क्रिया के लिए बाजार का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार का होना इस बात को बताता है कि भाई मांग की उपलब्धता है, मांग है, और यदि मांग नहीं है तो फिर वो आर्थिक क्रिया लंबी नहीं चल सकती। ठीक है। तो जब हम बाजार की बात करें तो किसी भी उद्योग की स्थापना से पूर्व सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि उद्योग से उत्पादित वस्तुओं के लिए आवश्यक बाजार की उपलब्धता है या नहीं है ना। इसके बिना हम औद्योगिक अवस्थिति जो है उसका निर्धारण नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बाजार से दूरी उद्योग के उत्पाद की प्रकृति, लागत में परिवहन मूल्यों का प्रभाव, वस्तु के अंतिम मूल्य और मांग की संरचना पर निर्भर करती है हमारी अवस्थिति, है ना। तो हम अच्छी तरह ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी वस्तु जब आप उत्पादित करते हो तो उसके लिए बाजार होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक मान लीजिए कि एक चाय की दुकान है, ठीक है। उस चाय की दुकान के लिए दिन में 200 कस्टमर्स का होना जरूरी है, यूं कहें कि 200 चाय निकलनी जरूरी है। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के सस्टेन करने के लिए, ठीक है। अर्थात 200 चाय निकलनी जरूरी है। इसको आप यूं भी समझ सकते हो कि वहां 200 चाय की प्रतिदिन मांग आवश्यक है। अब यदि मान लीजिए कि वो 200 चाय की बजाय 100-150 चाय होती है तो वो आर्थिक क्रिया लंबी नहीं चल पाएगी, वो कुछ दिनों और कुछ महीनों के बाद में बंद हो जाएगी, ठीक है। और 200 या 200 से अधिक चाय यदि प्रतिदिन निकल रही है, यदि चाय का मांग है, तो फिर है ना वो आर्थिक क्रिया जो है वो चलती रहेगी, है ना। तो ये जो मांग हमने बात करी 200 चाय या 200 से अधिक चाय की, ये बेसिकली बाजार को इंगित करती है ना। तो बिना बाजार के कोई भी जो आर्थिक क्रिया है उसका कोई महत्व नहीं है। अब आता है राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति। अब देखिए कोई भी जो उद्योगपति होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनको एक स्थायी राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल मिले, है ना, उसमें स्थिरता हो, ठीक है। दूसरी बात उसमें यह महत्वपूर्ण है कि वहां पर जो प्रशासनिक और जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो उद्योगपतियों के साथ मित्रवत हों, ठीक है ना, ऐसी स्थिति हो। तीसरी बात कि प्रशासन और राजनीतिक इच्छा शक्ति ये वहां औद्योगिक विकास के लिए तत्पर हों और उसके लिए प्रतिबद्ध हों। ऐसी स्थिति जहां होती है वहां पर हम देखते हैं कि जो उद्योगों की अवस्थिति है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। जहां पर राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है, वहां पर सरकार और प्रशासन सस्ती दरों पे उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। कुछ समय के लिए टैक्स फ्री हो सकता है, टैक्स में कुछ छूट मिल सकती है, सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध हो सकती है, पानी बिजली की व्यवस्थाएं प्रॉपर की जा सकती है,
ठीक है। यहां पर हम टाटा की जो नैनो गाड़ी है उसके प्लांट का उदाहरण भी देख सकते हैं। पहले वो सिंगूर वेस्ट बंगाल में लगना था, लेकिन ये देखा कि वहां पर जो राजनीतिक उठापटक और उसके साथ साथ में जिस तरह से वहां पर उसका विरोध है जिसको प्रशासन नियंत्रित नहीं कर पाया, तो फिर वहां से उसको हटाकर टाटा ने गुजरात में लगाया। और गुजरात ने जैसे ही गुजरात को ये पता लगा कि यहाँ पर इस प्लांट की अवस्थिति में समस्याएं आ रही है सिंगूर में, तो गुजरात ने बहुत जल्दी जो है वो टाटा की तरफ हेल्पिंग हैंड जो है वो बढ़ा दिया, और उसी कारण जो टाटा है उसने उस प्लांट को वहाँ नहीं लगाकर गुजरात में लगाने का निर्णय लिया। तो ये सारा का सारा जो गेम है वो राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति का है। अब देखिए, हम वेबर के सिद्धांत की बात करें तो हमें यहां ध्यान रखना है कि वेबर ने न्यूनतम लागत के लिए, है ना, क्योंकि वो न्यूनतम लागत उपागम से ही आता है ना, तो उसने कहा कि यहां औद्योगिक उत्पादन लागत मूल्य दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो न्यूनतम लागत के निर्धारण के लिए हमें इन दो प्रकार के मूल्यों पर फोकस करना होगा। उसमें से एक है परिवहन लागत और दूसरा है प्रक्रिया लागत, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट। हम ये पहले ही बात कर चुके हैं कि जो परिवहन लागत है वो बेसिकली कच्चे माल को उद्योग तक लाने और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में लगती है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रक्रिया लागत है वो लागत है कि जिस दौरान हम कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं उस दौरान बहुत सारे खर्चे जो होते हैं वो प्रक्रिया लागत में आते हैं। जैसे आपको श्रमिकों की आवश्यकता होती है, श्रमिकों को आपको भुगतान करना पड़ता है ना, ठीक है। आपको पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। आपको शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसके लिए आपको उसके बदले में पैसा देना पड़ता है। और बहुत सारी दूसरी सेवाएं हैं, है ना, जिनको आपको लेने के लिए आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं ये बेसिकली प्रोसेसिंग कॉस्ट में आते हैं। तो दो तरह की कॉस्ट की बात की गई, एक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और दूसरी प्रोसेसिंग कॉस्ट, परिवहन लागत और प्रक्रिया लागत। अब देखिए, हम बात करते हैं कि वेबर जो ये सिद्धांत देता है उसकी पुस्तक का नाम था द थियरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। ये 1929 में अंग्रेजी अनुवाद के रूप में आई थी। जर्मन भाषा में 1909 में जो दिया गया था उसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। यहां पर तीन आर्थिक कारक जो हैं उन पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, तभी हम वेबर के उद्देश्य को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और ये जो तीन आर्थिक कारक हैं, ठीक है, उसमें जो पहला आर्थिक कारक है वो है परिवहन लागत, ठीक है, वो है परिवहन लागत। इसका मतलब कि हमें उद्योग की अवस्थिति में सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान देना है वो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। और इसमें जो दूसरा है वो है श्रम लागत, लेबर कॉस्ट। आप न्यूनतम परिवहन लागत से भी डेविएट हो सकते हैं, है ना, आप उससे थोड़ा दाएं बाएं जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको श्रम से होने वाले लाभ, ये जो अतिरिक्त परिवहन के लिए आप खर्चा कर रहे हो उससे ज्यादा हो, ठीक है। तो श्रम जो है वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, श्रम और उस पर लगने वाली लागत। और तीसरा है आर्थिक एकत्रीकरण। आर्थिक एकत्रीकरण के प्रभाव से प्रति इकाई उत्पादन जो है उसकी लागत में कमी आती है। यदि वो कमी हम जो अतिरिक्त परिवहन लागत दे रहे हैं, न्यूनतम परिवहन लागत के स्थान से एकत्रीकरण के लाभ लेने के लिए, नए स्थान पर अवस्थिति तय करने के लिए, तो अतिरिक्त परिवहन लागत जो हमारी लग रही है उससे ज्यादा हमें एकत्रीकरण से लाभ होना चाहिए, तभी हम एकत्रीकरण वाले स्थान पर उद्योग की अवस्थिति का निर्णय ले सकते हैं। अब देखिए, हम आगे बात करते हैं, है ना। इसमें से दोनों जो प्रथम कारक हैं, कौन से, परिवहन लागत और श्रम लागत, ठीक है, वो सामान्यतः प्रादेशिक कारक है, ठीक है। जबकि आर्थिक समूहीकरण जो है वो स्थानीय कारक है,
वो जब उद्योगों की स्थापना होने लगती है तो धीरे धीरे उसके साथ साथ वो कारक है इमर्ज होने लगते हैं। तो इसके आधार पर वेबर ने न्यूनतम उत्पादन लागत पर उद्योगों की अवस्थिति को समझाना चाहा और उसका यही मुख्य उद्देश्य था कि किसी उद्योग के लिए न्यूनतम लागत अवस्थिति का निर्धारण कैसे किया जा सकता है ना। यही वेबर का मुख्य उद्देश्य था और इसीलिए यह कहा जाता है कि वेबर जो है लीस्ट कॉस्ट स्कूल से आते हैं, न्यूनतम लागत उपागम की धारा से आते हैं। ठीक है, अब हम जब वेबर ने जो सिद्धांत दिया उसके लिए वेबर कुछ शुरू में मान्यताएं लेकर चला था। अब हम एक एक करके उन मान्यताओं की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जिन लोगों ने भूगोल के अंदर सामान्य सिद्धांत प्रतिपादन करने की कोशिश की, मॉडल बिल्डिंग की कोशिश की, वो बहुत सारी मान्यताओं को लेकर जो वास्तविक विश्व की जटिलताएं होती हैं उनको सरल बनाने की कोशिश करते हैं। वैसा ही प्रयास वेबर ने किया। तो पहले हम ये देखते हैं कि वेबर ने, हम एक एक करके देखेंगे पहले कि वेबर ने क्या मान्यता दी और बाद में हम उसका थोड़ा सा यहां पर मूल्यांकन भी करेंगे ताकि हमें आलोचना जब हम करें इस सिद्धांत की, ठीक है, तो उस समय हमें वो चीजें जो है परेशान ना करें। पहला है एक स्वतंत्र विलग प्रदेश, है ना, आइसोट्रॉपिक स्पेस, एक स्वतंत्र विलग प्रदेश। ठीक है, जहां जलवायु, लोगों के तकनीकी ज्ञान का स्तर, धरातल, सांस्कृतिक विशेषताएं आदि में समानता पाई जाती है। और इतना ही नहीं, वो पूरा क्षेत्र है वो एक ही राजनीतिक और प्रशासनिक जो शक्ति है उसके आधिपत्य में है, उसके अधीन है। चलिए, ये जो बाद की बात है कि वो एक ही राजनीतिक या प्रशासनिक सत्ता के अधीन है, ये तो चलो बहुत हद तक स्वीकार की जा सकती है। लेकिन पृथ्वी की जो सतह है जिसमें हमें तमाम प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, संसाधनों के एलोकेशन के अंदर, है ना, हमें ये देखने को मिलता है कि भाई कहीं हमें संसाधन जो है उनका अच्छा केंद्रीकरण देखने को मिलता है और कोई दूसरे क्षेत्र है वहां संसाधनों की कमी पाई जाती है ना। तो ईश्वर ने जो संसाधनों का एलोकेशन किया है वही विविध है, उसी में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ क्षेत्र हैं वो संसाधन संपन्न है और कुछ क्षेत्र हैं वो संसाधन संपन्न नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ भूस्वरूप है, उसमें समरूपता देखने को नहीं मिलती, जलवायु संबंधी दशाओं में समरूपता देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसे में जलवायु, लोगों के तकनीकी ज्ञान के स्तर, सांस्कृतिक विशेषताएं और धरातल संबंधी समानता वाले बड़े विलग क्षेत्र जो है इनकी मान्यता जो है लेकर चलना, ठीक है, ये थोड़ा सा आलोचना का बिंदु बनता है क्योंकि वास्तविक विश्व में ये दशाएं पाई जाना मुश्किल है। दूसरा जो है, सभी उत्पादक जो है वो आर्थिक मनुष्य हैं, है ना, सभी आर्थिक मनुष्य हैं और क्योंकि सभी के सभी उत्पादक आर्थिक मनुष्य हैं इसलिए वो सभी के सभी अधिकतम आर्थिक लाभ का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो आर्थिक मनुष्य है वो सदैव अधिकतम लाभ प्राप्ति की कोशिश करता है। आप जानते हो कि बिहेवियरलिज्म जब आया तो सेटिस्फायर मॉडल आए थे, है ना, संतोषप्रद मॉडल आए थे। वो भी इस बात का विरोध करते हैं कि सारे के सारे मनुष्य जो है वो आर्थिक मनुष्य नहीं हो सकते और सभी के सभी मनुष्य जो है वो अधिकतम आर्थिक लाभ के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, फिर है कि कच्ची सामग्री के स्रोत, उनकी अवस्थिति, उनके मूल्य, बाजार में वस्तु की मांग, बाजार की स्थिति, इन सब का ज्ञान जो है, ठीक है, वो सभी उत्पादकों को है। इसका मतलब यहां वेबर ने बात करी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की, एब्सोल्यूट कंपटीशन की, जबकि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं देखी जाती। लेकिन हम यहां वेबर की मान्यताएं कर रहे हैं तो पहले हमें यह देखना है कि वेबर ने क्या कहा, है ना। तो वेबर ने एक विलग समरूप प्रदेश की मान्यता जो है उसको लिया। वेबर ने माना कि सारे मनुष्य आर्थिक मनुष्य होते हैं। वेबर ने माना कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अगला जो बिंदु है वो है श्रम निश्चित क्षेत्रों में तथा पूर्व निर्धारित मजदूरी दरों पर उपलब्ध है, इसका सभी उत्पादकों को समान ज्ञान है। ठीक है,
सभी उत्पादकों को समान रूप से पता है कि श्रम जो है वो पहले से उपलब्ध दरों पर और कहां पर उपलब्ध है। फिर है सभी जगह परिवहन लागत भार और दूरी के सीधा समानुपाती है, ऐसा वेबर ने मान्यता रखी। लेकिन हम जानते हैं कि परिवहन जो लागतें हैं वो भार और दूरी के सीधी समानुपाती नहीं होती। ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने स्थान से 50 किलोमीटर दूर जाते हैं, है ना, ठीक है, तो आप ये निकालिए कि आपने जो भाड़ा पे किया किसी एक पर्टिकुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे मान लो रेलवे का, है ना, और आपने रेलवे का स्लीपर क्लास ही चुना, है ना, तो आपने जो भाड़ा दिया 50 किलोमीटर के लिए, आप प्रति किलोमीटर भाड़े को कैलकुलेट कर लीजिए। फिर आप 50 की बजाय 500 किलोमीटर की टिकट खरीदिए और फिर आप प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालिए। वो प्रति किलोमीटर जो दरें हैं वो अब थोड़ी कम होगी, है ना। फिर आप 2000 किलोमीटर के लिए टिकट खरीदिए और फिर आप क्या करिए कि उसी श्रेणी का जो टिकट आपने लिया है उसमें प्रति किलोमीटर लागत देखिए, है ना, कितना भाड़ा दिया आपने, कितनी लागत आई आपकी, तो वो जो है वो थोड़ी और कम आती है। तो इसका मतलब ये कहना कि परिवहन लागत दूरी के सीधी समानुपाती होती है, सही नहीं है ना। और इसी प्रकार भार जो है उसके संदर्भ में भी ये बात देखने को नहीं मिलती कि परिवहन लागत भार के सीधी समानुपाती हो। और बहुत सारी दूसरे कारक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वॉल्यूम है ना, कि भाई जो भी वस्तु ली जा रही है उसका वॉल्यूम कैसा है ना, उसकी आकृति कैसी है, ठीक है, उसकी हैंडलिंग कैसी, वो डेलिकेट या यूं कहें कि कमजोर वस्तुएं तो नहीं है जो बहुत जल्दी टूट फूट जाएं, ठीक है, वो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं तो नहीं है। ये सब चीजें भी परिवहन की लागत को प्रभावित करती है। लेकिन इन्होंने इसको बहुत सरलीकृत कर दिया। इन्होंने अपनी मान्यता में लिया कि परिवहन लागत भार और दूरी की समानुपाती होती है, ठीक है। सर्वत्र भूमि एवं भवन निर्माण सामग्री जो है वो एक ही कीमत पर उपलब्ध है ना, और अध्ययन क्षेत्र में समस्त स्थानों पर भूमि लगान समान है तथा निर्माण कार्य संबंधी पदार्थ एक ही दर पर प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये मान्यता लेके चले। और एक और मान्यता लेके चले कि उत्पादक न्यूनतम लागत की अवस्थिति प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये 7 मान्यताएं लेकर चले थे वेबर। तो वेबर के सिद्धांत को समझने से पहले हमें इन 7 मान्यताओं के मायने पता होने चाहिए। और जब हम वेबर की समालोचना करें, है ना, तब हमें ये बातें ध्यान में रखनी है कि उन्होंने जो मान्यताएं ली थी वो वास्तविक जगत में कहां तक देखने को मिलती है या नहीं मिलती, ठीक है। अब देखिए, वेबर के अनुसार उद्योगों के स्थानीयकरण में निम्न प्रादेशिक कारक जो हैं वो महत्वपूर्ण है। उसमें परिवहन लागत है, उसमें लेबर कॉस्ट है और उसमें स्थानीयकरण के कारण जो एकत्रीकरण के प्रभाव हैं, लाभ हैं, वो शामिल है। अब हम इसमें एक एक करके इनकी चर्चा डिटेल में करते हैं। पहला हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, है ना, परिवहन जो लागत है उसका प्रभाव। और वेबर ने सबसे ज्यादा महत्व इसी को दिया था, ठीक है। तो वेबर ने परिवहन लागत को औद्योगिक अवस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारक बताया। परिवहन लागत कच्चे माल की प्रकृति पर निर्भर करती है ना। सबसे पहले न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु ही निर्धारित किया जाता है और उसके बाद श्रम अथवा एकत्रीकरण अथवा दोनों के से प्राप्त लाभ के प्रभावों पर चर्चा की जाती है, ठीक है। तो वेबर जो है वो सबसे ज्यादा महत्व देता है परिवहन लागत को, और वो कहता है कि आप जब किसी भी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण से संबंधित निर्णय लो तो सबसे पहले आपको इसी बात को संज्ञान में लेना है कि परिवहन लागत कहां न्यूनतम आएगी। परिवहन लागत का जब आप पता लगा लें कि ये कहां न्यूनतम आती है, उसके बाद इस बात का निर्धारण करना है कि श्रम के कारण होने वाले लाभ और एकत्रीकरण का कारण होने वाले लाभ जो हैं वो कहां पर कैसी स्थिति में पाए जाते हैं, और फिर उसकी तुलना करनी है न्यूनतम परिवहन लागत वाले उस अवस्थिति या बिंदु से कि भाई वहां से यदि हम श्रम के लाभ लेने के लिए या एकत्रीकरण के लाभ लेने के लिए औद्योगिक अवस्थिति को लेकर वहां जाएं तो हमें जो अतिरिक्त परिवहन लागत देनी पड़ेगी, क्या वो श्रम की कम लागतों से होने वाले लाभ या एकत्रीकरण के फलस्वरूप होने वाले लाभों से कम है क्या। यदि हम एक्स्ट्रा परिवहन लागत पे कम खर्च कर रहे हैं और ज्यादा फायदा ले रहे हैं सस्ते श्रम का और एकत्रीकरण से होने वाले लाभों का, तो निश्चित रूप से न्यूनतम परिवहन लागत वाली अवस्थिति से हम कुछ सीमा तक कंप्रोमाइज कर सकते हैं।
अब देखिए हम बात करते हैं औद्योगिक अवस्थिति में आगे कि कच्चे माल की जो प्रकृति और स्रोत है ना, उसको वेबर ने कैसे समझाया। तो पहला देखिए, कच्चे माल की सर्वत्र उपलब्धता, है ना, यूबिक्यूटस है रॉ मटेरियल। अब आप बताइए कि जब कच्चा माल सभी जगह उपलब्ध है तो कौन है जो ऐसी जगह उद्योग लगाएगा कि पहले उस कच्चे माल से तैयार माल वहां बनाएगा और बाद में उसको बाजार तक लेके आएगा। जब बाजार में ही कच्चा माल उपलब्ध है तो फिर आपको क्यों एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देनी हुई, है ना। आप बाजार में ही कच्चा माल उपलब्ध है, क्योंकि कच्चा माल तो सर्वत्र है और सर्वत्र की बात आ गई तो बाजार की अवस्थिति भी उसी में ही आएगी। तो जब बाजार में ही कच्चे माल की उपलब्धता है तो फिर मुझे बताइए कि आप उद्योग को बाजार से परे क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको ना तो कच्चे माल के परिवहन के लिए पैसा देना और ना ही तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए आपको खर्च करना, है ना। फिर दूसरा है कि कच्चे माल की स्थानीय अवस्थिति। अब देखिए, जब कच्चे माल की स्थानीय अवस्थिति होती है तब हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि कच्चे माल की प्रकृति कैसी है ना। कच्चा माल जो है वो वेट लूजिंग है या शुद्ध है। अब यदि कच्चा माल शुद्ध है तो हम ये देखते हैं कि उद्योग की अवस्थिति जो है वो कच्चे माल के क्षेत्रों में भी लग सकती है और वेबर के अनुसार वो बाजार में भी लग सकती है और वो बीच में कहीं भी लग सकती है, ठीक है। लेकिन यदि कच्चा माल अशुद्ध है, भार क्षरण वाला है, उस केस में वेबर कहता है कि यदि कच्चा माल अशुद्ध है और भार क्षरण वाला है तो फिर आप कच्चे माल को परिवहित करके ले जाने में ज्यादा खर्चा क्यों देंगे। आप कच्चे माल के क्षेत्रों में ही प्लांट को लोकेट करेंगे, वहीं पर आप तैयार माल जो है बनाएंगे और वो तैयार माल जिसका भार कम है अब उसको आप मार्केट की तरफ ले जाएंगे तो कम परिवहन लागत पे आपका काम हो जाएगा। इससे आपकी लागत जो है वो कम आएगी, ठीक है। तो शुद्ध कच्चा माल, शुद्ध कच्चे माल का मतलब यह हुआ कि उसमें भार क्षरण नहीं होता, और अशुद्ध या भार क्षरण वाला कच्चा माल, तो ये जो चार बिंदु हैं ये कच्चे माल की प्रकृति और स्रोत के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। अब देखिए, पदार्थ की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए वेबर ने एक पदार्थ सूचकांक दिया था जिसको मटेरियल इंडेक्स या हम MI बोलते हैं, मटेरियल इंडेक्स, है ना, पदार्थ सूचकांक। हालांकि ये सूचकांक बहुत कच्चा था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इस सूचकांक को कैसे कहा कि भाई जो हमारा पदार्थ सूचकांक है उसमें ऊपर तो क्या है, ऊपर तो है कच्चा जो माल है हमारा, ठीक है, कच्चा माल उसका भार, ठीक है, कच्चे माल का भार, और नीचे क्या है हमारा जो तैयार माल है, जो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तैयार माल का भार। अब ये कितना कच्चा तरीका है, ठीक है, वेट ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन वेट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब यदि इसका मान 1 आता है, यदि कच्चे माल का भार और तैयार माल का भार बराबर है, इसका मतलब कोई भार क्षरण नहीं हुआ, तभी तो 1 आएगा मूल्य, है ना। और यदि इसका मूल्य 1 आता है इसका मतलब कच्चा माल जो है वो शुद्ध है, वो वेट लूजिंग नहीं है। और यदि MI का मान, मटेरियल इंडेक्स का मान 1 से अधिक आता है, इसका मतलब यह हुआ कि जो कच्चा माल है वो भार क्षरण वाला है, वो शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने मटेरियल इंडेक्स दी थी। अब देखो, पदार्थ सूचकांक के मान तथा कच्चे पदार्थों की संख्या के आधार पर वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति हेतु निम्न 2 स्थितियां बतलाई, है ना। तो इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि एक ही कच्चा माल, ठीक है, और एक ही बाजार हो तो क्या स्थिति है, और 2 कच्चे माल, है ना, और एक बाजार हो तो क्या स्थिति है ना। ये 2 स्थितियां जो है इन पर हम यहां पे चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं कि जब कच्चा माल है वो एक ही हो और बाजार भी एक ही हो, ठीक है। अब देखो कि यदि कच्चा माल एक है और बाजार एक है तो ऐसे में उद्योग की अवस्थिति जो है उसके लिए 3 तरह की दशाएं बनती है,
है ना। और ये तीनों दशाएं आपके सामने हैं, एक ये और एक ये। अभी हम एक एक करके इसको समझेंगे। पहला कि जब कच्चा माल यूबिक्यूटस हो, सर्वव्यापी हो, अर्थात वो सब जगह उपलब्ध है, बाजार में भी उपलब्ध है ना, तो उद्योग की अवस्थिति कहां लगेगी? बाजार पे। ये देखो, यहां ये कच्चा माल सब जगह उपलब्ध है, तो बाजार पर भी उपलब्ध है, तो फिर कच्चे माल को या तैयार माल को परिवहन के लिए खर्चा क्यों देना हुआ? उद्योग की अवस्थिति जो है वो मार्केट प्लेस ही होगी, है ना। फिर देखो आप, कच्चा माल शुद्ध एवं निश्चित स्थान पर, शुद्ध भी है और निश्चित स्थान पर भी है। अब आप चाहे कच्चे माल का परिवहन करें और चाहे तैयार माल का परिवहन करें, है ना, दोनों ही स्थिति में आप जो भाड़ा देंगे वो बराबर है, ठीक है। तो आप उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्रों में भी कर सकते हैं और मार्केट पर भी कर सकते हैं, और वेबर ने कहा कि आप इसके बीच में भी कहीं पर भी उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए, हम यदि कच्चे माल और तैयार माल के बीच वाले क्षेत्र में यदि हम उद्योग की स्थापना करते हैं, है ना, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि यहां एक्स्ट्रा लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा आएगा, है ना। कच्चे माल यहां से ले गए तो उसको अनलोड करना पड़ेगा, फिर तैयार माल बना तो फिर उसको वापस रीलोड करना पड़ेगा, है ना। तो पहले तो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा केवल एक बार आता है कि जैसे मान ली यहां से आप ले गए, है ना, कच्चा माल लोड करके और यहां तक ले गए, ठीक है, तो आपका एक बार लोडिंग और एक बार अनलोडिंग का खर्चा आता है ना। लेकिन यदि आप बीच में कहीं उद्योग लगाते हैं तो आपका 2 बार लोडिंग और अनलोडिंग दोनों का खर्चा आता है, दो बार लोडिंग 2 बार अनलोडिंग, है ना। लेकिन वेबर ने इस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया था, है ना, वेबर ने इसकी बात नहीं की थी। वेबर के अनुसार यदि रॉ मटेरियल जो है वो लोकलाइज्ड है और प्योर है, शुद्ध है और स्थानीकृत है, तो उद्योग की स्थापना रॉ मटेरियल वाले क्षेत्रों में की जा सकती है, बाजार में की जा सकती है, या इसके बीच में कहीं भी की जा सकती है। तीसरी स्थिति है जब कच्चा माल अशुद्ध है और निश्चित स्थान पे है, लोकलाइज्ड भी है और इम्प्योर भी है ना, अशुद्ध भी है और निश्चित स्थान पर भी है, ठीक है। तो उद्योग की अवस्थिति जो है वो निश्चित रूप से कच्चे माल वाले स्थान पर लगेगी। ये देखिए, यहां पर ये जो कच्चा माल है उसके क्षेत्र है, कच्चा माल भार क्षरण वाला है ना। अब आप यदि कच्चे माल को बाजार तक ले जाते हो तो आपको परिवहन लागत बहुत देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि 1000 किलोग्राम कच्चे माल को आप यहां तक ले गए बाजार तक, और बाजार में आपने प्लांट लगाया, 1000 किलोग्राम से आपको केवल और केवल मान लीजिए कि 100 किलो तैयार माल मिला। आपने परिवहन लागत तो 1000 किलो के लिए दी ना, और आप यदि प्लांट की लोकेशन ही कच्चे माल के साधनों वाले स्थान पर लगा लेते हैं जहां कच्चे माल के स्रोत हैं, है ना, तो आप अब 1000 किलो का जो है परिवहन लागत नहीं दोगे, अब आप केवल 100 किलो फिनिश्ड गुड्स जो है केवल उनको यहां से बाजार तक ले जाओगे, तो आप केवल 100 किलो की परिवहन लागत दोगे। और वेबर कहता है कि परिवहन लागत जो है वो भार के सीधी समानुपाती होती है। तो ऐसे के अंदर हम ये कह सकते हैं ना कि ऐसी स्थिति में जो प्लांट की लोकेशन होगी वो निश्चित रूप से रॉ मटेरियल के क्षेत्रों में लगेगी, ठीक है। अब हम जो बात करते हैं, हम यहां समझते हैं कि आइसोडेपेन और आइसोटिम, है ना, इससे हमारा क्या तात्पर्य है, पहले इसको क्लियर करते हैं ना, फिर बाद में डायग्राम को समझेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं आइसोटिम की, तो आइसोटिम उन समान परिवहन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है जो किसी एक कच्चे माल या तैयार माल के परिवहन की लागत से संबंधित होती है, ठीक है। तो आइसोटिम है, वो भी समान परिवहन लागतों को मिलाने वाली रेखाएं होती है, लेकिन उसमें केवल और केवल एक कच्चे माल या एक तैयार माल की परिवहन लागत जो है उसी की बात की जाती है। जब आप आइसोडेपेन की बात करते हो तो आप कुल परिवहन लागत की बात करते हो। ध्यान रखना, उसमें आप कच्चे माल पर लगने वाली परिवहन लागत और तैयार माल पर लगने वाली परिवहन लागत दोनों के योग की बात करते हो, वो होता है आइसोडेपेन,
है ना। और एक होता है क्रांतिक आइसोडेपेन, क्रिटिकल आइसोडेपेन, वो आइसोडेपेन होता है जिसके अंदर अंदर उद्योग कहीं भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन यदि हम उसके बाहर जाते हैं तो अब फिर हमारी लाभ की स्थिति नहीं रह जाती, है ना। तो वो क्रिटिकल लिमिट है ना। क्रिटिकल आइसोडेपेन का मतलब हो गया कि वो क्रिटिकल लिमिट है, उसके बाहर आप उद्योग की अवस्थिति जो है वो नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे यहां पर ये मार्केट है, तो आपको ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये आइसोटिम्स है। ठीक है, ये क्या है, आइसोटिम्स है फिनिश्ड गुड्स के लिए। ये देखो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये आइसोटिम्स है किसके लिए, फिनिश्ड गुड्स के लिए। और यहां पर देखो ये कच्चे माल के क्षेत्र है, और यहां पर ये जो सॉलिड लाइन के अंदर आपको जो दिखाई दे रही है आइसोटिम, ये रॉ मटेरियल के लिए आइसोटिम है। ये देखो ये वाली है ना, ये क्या है, आइसोटिम फॉर रॉ मटेरियल, है ना। और जहां पर आप कुल परिवहन लागत लेते हैं, ठीक है, तब हम आइसोडेपेन की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए ये जैसे जैसे मान लीजिए यहां पर ये 20 इकाई जो है ना, वो खर्चा हो रहा है परिवहन पर, एक यूनिट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, है ना। ये फिनिश्ड गुड्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये 20 पैसा है। ठीक है, तो ये लाइन 20 पैसा की लाइन है ना। और कच्चे माल को यहां तक यदि लाएं हम, तो जो हमारा खर्चा हो रहा है वो हो रहा है, ये देखिए कितना हो रहा है, 40 पैसा। कितना हो रहा है, 40 पैसा। ठीक है, तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु है ना, यहां पर ये देखो 20 पैसा प्लस 40 पैसा, ये 60 पैसा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ऐसे ही ये वाला बिंदु है, ये भी 60 पैसा हुआ। ठीक है, ऐसे ही यदि आप ये फिनिश गुड के दूसरे आइसोटिम को लेते हो जहां पर दूरी ये ली गई है, तो इस दूरी के ऊपर आपको पता है कि 30 पैसा प्रति यूनिट खर्चा आ जाएगा परिवहन पे, फिनिश्ड गुड्स को ट्रेवल करने में, परिवहित करने में, है ना। और इसको जो कच्चे माल को परिवहित करने वाली जो आइसोटिम है, वो यहां पर इसको काट रही है, ये भी 30 पैसे वाली है ना। तो फिर ये 30 प्लस 30, तो यहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो इस बिंदु पे, और यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पर ये बिंदु मिला था, यहां पर ये बिंदु मिला था। बताइए ये 60 पैसा प्रति इकाई कुल परिवहन लागत को इंगित कर रहा है या नहीं कर रहा, है ना। हम इसको जो मिलाएंगे, इसको जब हम मिलाएंगे, कुल परिवहन लागत वाले बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे, तो वो जो हमें प्राप्त हो रहा है वो आइसोडेपेन है। ठीक है, और आइसोडेपेन की जो बाहरी सीमा होती है, अर्थात जिससे बाहर नहीं जा सकता, उसको यदि उससे बाहर गए तो उद्योग जो है वो हमारे लिए घाटा का सौदा हो जाएगा, तो उसको हम क्रांतिक आइसोडेपेन या क्रिटिकल आइसोडेपेन की संज्ञा दे देते हैं। अब देखिए, जब दो प्रकार के कच्चे माल हो, जो दूसरी स्थिति की बात करते हैं, लेकिन बाजार एक ही हो, तो ऐसे में उद्योग को हम कहां लगाएं। ठीक है, तो इसमें वेबर कहता है कि कच्चे माल के गुण, है ना, और उसकी उपलब्धता के स्थान के आधार पर हम उद्योगों की अवस्थिति तय करेंगे। कच्चे माल के गुण से मतलब ये है कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है, और स्थान की उपलब्धता या की हम यदि बात करें तो वो यूबिक्यूटस है या वो लोकलाइज है, वो सब जगह सर्वत्र मिलता है या किन्हीं निश्चित क्षेत्रों में मिलता है। तो पहली स्थिति जब दोनों कच्चे माल सर्वव्यापी हों। अब देखो, दो कच्चे माल इस्तेमाल हो रहे हैं और दोनों ही कच्चे माल सब जगह मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर बताइए आप परिवहन लागत क्यों देंगे कच्चे माल के लिए। जब बाजार के ऊपर कच्चा माल है, बाजार में उद्योग लगाया जा सकता है, तो ना तो कच्चे माल के लिए परिवहन लागत देनी पड़ेगी और ना आपको परिवहन लागत देनी पड़ेगी तैयार माल के लिए, है ना। तो बताइए ऐसी स्थिति में हम उद्योग जो है वो बाजार पर क्यों ना लगाएंगे, है ना। दूसरी स्थिति, प्रथम कच्चा माल तो सर्वव्यापी है, लेकिन दूसरा जो है वो कच्चा माल निश्चित स्थानों पर मिलता है ना। तो प्रथम कच्चे माल की तो परिवहन लागत के बारे में सोचना ही नहीं है हमको, क्योंकि जहां भी हम प्लांट लगाएंगे प्रथम कच्चा माल तो तैयार मिलेगा हमको, है ना। अब जो दूसरा कच्चा माल है, लोकलाइज्ड है, इस पर हमें ध्यान देना है। अब यदि ये दोनों के दोनों शुद्ध हों,
दोनों के दोनों शुद्ध हों। ठीक है, तो अब देखिए, पहला तो शुद्ध है और सर्वत्र है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि उसके परिवहन लागत पे हमें बात ही नहीं करनी है ना। दूसरा जो है वो लोकलाइज्ड है ना, निश्चित क्षेत्रों में उसकी अवस्थिति देखने को मिल रही है और वो शुद्ध है। तो यदि हम केवल उस एक कच्चे माल को बाजार में ले आए, है ना, दूसरा कच्चा माल सर्वव्यापी है और हम बाजार पर प्लांट लगा दें, तो हमें केवल और केवल एक कच्चे माल का परिवहन देना पड़ा ना। यदि आप मान लीजिए कि उस कच्चे माल के क्षेत्रों में उद्योग लगाते हैं, तो वहां पर एक कच्चा माल सर्वव्यापी है, उसको भी आपने इस्तेमाल कर लिया, है ना, वो शुद्ध है, और एक कच्चा माल जो स्थानीय स्तर पे मिल रहा है उसको भी इस्तेमाल कर लिया। तो जैसे आपने मान लो 1 किलो कच्चा माल ए इस्तेमाल किया, 1 किलो कच्चा माल बी इस्तेमाल किया, और ये प्योर है। अब इन दोनों से मिलकर जब वस्तु बनेगी तो वो तो 2 किलो की हो जाएगी ना। तो अब आप यदि उस वस्तु को बाजार तक ले जा रहे हो, फिनिश प्रोडक्ट को, तो आपको 2 किलो का भाड़ा देना पड़ेगा ना। जबकि यदि आप बाजार में उद्योग लगाते हो तो वहां प्रथम कच्चा माल तो उपलब्ध है ही है, क्योंकि वो सर्वत्र है। आपको केवल दूसरा कच्चा माल जो है वो 1 किलो ले जाना है ना। तो ऑटोमेटिकली बाजार में आपका प्लांट लगा हुआ है, वहां पे आपका उत्पाद बन जाएगा और लोकली बाजार उपलब्ध है, तो आपको उसका परिवहन नहीं करना पड़ेगा। तो आपने 1 किलो का भाड़ा दिया ना। और यदि आप दूसरे कच्चे माल जो कि लोकलाइज्ड है, जो कि निश्चित क्षेत्रों में मिलता है, यदि उसके क्षेत्रों में उद्योग लगाते हो तो आप 2 किलो का भाड़ा दे रहे हो, है ना। तो निश्चित रूप से आपकी जो बाजार जो अवस्थिति होगी उद्योग की, है ना, वो बाजार केंद्रित होगी। ठीक है, अब जब दोनों कच्चे माल शुद्ध हों, है ना, और दोनों निश्चित स्थानों पर मिलते हों, तो उद्योग की स्थिति जो है वो बाजार केंद्र पर भी हो सकती है, बाजार केंद्र की तरफ भी हो सकती है। ठीक है, यह स्थिति सबसे कॉम्प्लिकेटेड है जिसकी अब हम चर्चा करेंगे। दोनों के दोनों कच्चे माल निश्चित क्षेत्रों में है ना, अर्थात लोकलाइज्ड है, और दोनों ही अशुद्ध हैं, तो यह स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसमें उद्योग की अवस्थिति को समझाने के लिए वेबर जो है वो लोकेशनल ट्रायंगल अर्थात स्थानीयकरण के त्रिभुज की बात करता है। ठीक है, तो उपरोक्त चारों स्थितियों को नीचे दी गई सारणी के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। अब ये नीचे दी गई सारणी देखो आप, है ना, जो कच्चा माल है वो 2 है। ठीक है, तो कच्चा माल प्रथम जो है सर्वत्र, अब चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो उससे कोई मतलब नहीं, जब सर्वत्र उपलब्ध है ना, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। द्वितीय कच्चा माल सर्वत्र उपलब्ध, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमारा उद्योग कहां लगेगा, मार्केट पे, है ना। हम क्यों देंगे परिवहन लागत, ना कच्चे माल की देंगे और ना तैयार माल की देंगे, है ना। मार्केट में उद्योग लगाएंगे तो ना तो कच्चे माल की हमें लागत देनी पड़ेगी, ना तैयार माल की लागत देनी पड़ेगी। फिर हम ये देखें कि प्रथम कच्चा माल जो है वो सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन दूसरा शुद्ध और निश्चित अवस्थिति भी है। अब जब दूसरा शुद्ध है और निश्चित अवस्थिति भी है तो हम उसी को ले जाएंगे बाजार तक, है ना। हम क्यों इस क्षेत्र में जाकर तैयार माल बनाएं और फिर इन दोनों के समेकित भार जो है उसके बराबर तैयार माल बने और उसको हम बाजार ले जाएं, तो हम ज्यादा लागत क्यों देंगे, है ना। हम बाजार में उद्योग लगाएंगे, एक कच्चे माल को बाजार ले आएंगे, शुद्ध है ना, तो जो पैसा लगना है वो जितना तैयार माल का लगता है ना उतना ही लगता। अब क्योंकि कच्चे माल 2 है ना, तो यदि मान लो ये भी 1 किलो इस्तेमाल हो रहा है, ये भी 1 किलो इस्तेमाल हो रहा है और 2 किलो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो यदि हम यहां लगाएंगे तो 2 किलो का भाड़ा देना पड़ेगा और यदि हम बाजार में लगाएंगे तो 1 किलो का भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम जो है कम भार के लिए भाड़ा देना जो है वो चुनेंगे, हमारी उद्योग की अवस्थिति बाजार में होगी। तीसरी स्थिति, पहला कच्चा माल शुद्ध भी है निश्चित भी है, दूसरा जो है ना शुद्ध भी है और निश्चित अवस्थिति वाला भी है, तो इसमें भी सबसे ज्यादा उपयुक्त बाजार केंद्र होता है। कई बार वो बाजार केंद्र की तरफ वाली जो लोकेशन होती है वो भी इसके लिए ली जाती है। और इस स्थिति में जब दोनों कच्चे माल तथा बाजार एक सीधी रेखा में हो, है ना, अवस्थित हो, तो उद्योग की अवस्थिति बाजार एवं समीपस्थ कच्चे पदार्थ के बीच किसी स्थान पर हो सकती है ना। जैसे मान लीजिए कि ये कच्चा माल ए है ना, और ये कच्चा माल बी है, और ये मान लीजिए ये मार्केट है, ये मार्केट है ना। तो आप क्या करेंगे, एक कच्चे माल को बी पर ले आएंगे, है ना, दोनों शुद्ध है,
तो इसका भी जैसे मान लो 2 किलो प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 किलो इसका इस्तेमाल हो रहा है, 1 किलो इसका इस्तेमाल हो रहा है, और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 किलो बन रहा है। तो यहां से यहां तक आप 1 को लाएंगे, है ना, एक कच्चे माल ए की परिवहन लागत देंगे। अब वेबर कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक, है ना, जो भाड़ा लगना है, दोनों कच्चे माल ले जाओगे तो भी 2 किलो का लगना है ना। और यदि यहीं पर प्लांट लगा के और यदि आप तैयार माल तैयार बना लेते हो तो भी भाड़ा 2 किलो का लगना है ना। और लोडिंग अनलोडिंग के जो खर्चे हैं उनकी वेबर चर्चा ही नहीं करता। तो वेबर कहता है कि उद्योग की अवस्थिति इस 2 नंबर के कच्चे माल, है ना, एवं मार्केट के बीच में कहीं भी देखी जा सकती है। ठीक है। तीसरा जो है वो है कि कच्चे माल अशुद्ध हैं, दोनों के दोनों, है ना, और दोनों ही निश्चित अवस्थिति पे है। तो हम जो प्लांट की लोकेशन है उसको वेबर के लोकेशनल ट्रायंगल के द्वारा समझा सकते हैं। ये देखिए, जब हम वेबर के लोकेशनल ट्रायंगल की बात करें तो यहां पर देखो आप, है ना, ये एक कच्चा माल है M1 और ये कच्चा माल है M2। ठीक है। ये भार क्षरण वाली स्थिति है। भार क्षरण वाली मतलब कि दोनों ही माल अशुद्ध हैं और दोनों से क्या होगा, वेट लॉस होगा, है ना, दोनों कच्चे माल अशुद्ध हैं, वेट लॉस होगा। तो फिर उद्योग की अवस्थिति जो है वो कच्चे मालों की तरफ होगी, है ना, मार्केट की तरफ नहीं होगी। ये मार्केट है बेसिकली, है ना। उद्योग की अवस्थिति मार्केट की तरफ नहीं होगी बल्कि कच्चे माल के जो स्रोत है उस तरफ होगी। अब यहां देखो, भार वृद्धि उद्योग, भार वृद्धि का मतलब क्या, आपने 2 शुद्ध कच्चे पदार्थ लिए, है ना, तो जब आप फाइनल उत्पाद बनाओगे तो उन दोनों जो कच्चे पदार्थ है उनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ऐसे में जो उद्योग की अवस्थिति होगी वो बाजार की तरफ होगी, कच्चे मालों वाले क्षेत्रों की तरफ नहीं होगी। तो ये देखिए, ये मार्केट लोकेशन है ना, और ये प्लांट लोकेशन है। तो ये प्लांट लोकेशन जो है ये किधर है, टुवर्ड्स मार्केट है। ये कच्चे माल के स्रोत वाले क्षेत्रों से दूर बाजार की तरफ होगी। ठीक है। तो ये हम समझा सकते हैं वेबर के अवस्थितीकरण के त्रिभुज से, लोकेशनल ट्रायंगल से। यहां वेबर के स्थानीयकरण के त्रिभुज में 2 स्थितियां देखी जा सकती हैं। यहां इन दोनों त्रिभुजों में बिंदु P पर उद्योग की अवस्थिति को दर्शाया गया है। आपने देखा बिंदु P, यहां पर देखिए आप, है ना, ये बिंदु P है और ये बिंदु P है। इन दोनों पर उद्योग की अवस्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है। जहां दोनों कच्चे पदार्थों तथा तैयार माल के कुल परिवहन लागत न्यूनतम होगी, है ना। तो इस ट्रायंगल में उद्योग की अवस्थिति का बिंदु निर्धारित करने के लिए हमारा जो लक्ष्य रहा वो ये रहा, परिवहन लागत को न्यूनतम स्तर पे लाना, है ना। फिर देखिए, यहां भार क्षरण वाले उद्योगों में उद्योग की अवस्थिति कच्चे माल की अवस्थिति वाले स्थानों के समीप होगी, और भार वृद्धि वाले उद्योगों में जहां पर जो कच्चे माल होंगे वो शुद्ध होंगे, वहां पर उद्योग की अवस्थिति बाजार केंद्र के समीप होगी, अर्थात कच्चे माल के क्षेत्रों से दूर होगी। सूती वस्त्र उद्योग इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, और यहां लो इस्पात के उद्योग को हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। यहां 2 ऐसी संभावनाएं हैं जिसके अंतर्गत उद्योग की अवस्थिति न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थान से दूर हो सकती है, और उसमें एक है श्रम का प्रभाव, है ना, और दूसरा है एकत्रीकरण के कारकों का प्रभाव। ठीक है। हम पहले श्रम के प्रभाव को देखते हैं। अब देखिए, परिवहन लागत के साथ वेबर ने श्रम लागत को भी न्यूनतम लागत की स्थिति को निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना, और वेबर यह कहता है कि उद्योग न्यूनतम परिवहन लागत की बिंदु से दूर न्यूनतम श्रम लागत बिंदु पर अवस्थित हो सकते हैं। कब? जब अतिरिक्त जो परिवहन लागत आप दे रहे हो, है ना, न्यूनतम परिवहन लागत वाले बिंदु से डेविएट जब आप होते हो, है ना, अन्यत्र जाते हो, तो जो अतिरिक्त परिवहन लागत आप दे रहे हो वो अतिरिक्त परिवहन लागत श्रम से होने वाले लाभों की तुलना में कम होनी चाहिए। इसका मतलब अल्टीमेटली जब आप न्यूनतम श्रम लागत के स्थानों की तरफ जा रहे हो तो आपके उत्पादों की प्रति इकाई जो लागत है वो कम हो जाती है। इसीलिए इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आप उस तरफ जाते हो। अब देखिए, यहां पर इस डायग्राम से हम देख सकते हैं, यहां पर ये रॉ मटेरियल है M1 और ये रॉ मटेरियल है M2। ठीक है। और ये जो P है बिंदु,
ये P बिंदु जो है ना, ये P बिंदु ये बता रहा है आपकी न्यूनतम परिवहन लागत पर प्लांट लोकेशन। ठीक है, न्यूनतम परिवहन लागत पे यदि आप इससे दूर जाते हो, यदि इतना दूर जाते हो तो आपको प्रति इकाई 5 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यदि आप इतनी दूर जाते हो तो आपको 10 पैसा प्रति इकाई एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यदि आप इतनी दूर जाते हो तो आपको 15 पैसा प्रति इकाई देना पड़ेगा। और आप यदि इतनी दूर आते हो तो आपको 20 पैसा प्रति इकाई एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। न्यूनतम परिवहन लागत से जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपको अतिरिक्त परिवहन लागत देनी पड़ेगी। क्लियर? अब यहां श्रम के प्रभाव को देखते हैं। देखो, यहां पर श्रम के स्थानीयकरण के दो केंद्र दिखाए गए हुए हैं, L1 और L2। ठीक है, और यहां एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यहां पर हमें जो श्रम के लागत से जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 15 पैसा पर यूनिट। ठीक है, 15 पैसा पर यूनिट हमें सस्ते श्रम की उपलब्धता से लाभ की स्थिति बनती है L1 और L2 पर। ठीक है ना, प्रति इकाई जो श्रम पर लागत है उसमें 15 पैसे की कमी आ जाएगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्या हम L1 पे जाएंगे, क्या हम L2 पे जाएंगे। अब देखो, आप यदि अपने उद्योग को इस न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थान से आप यहां ले जाते हो, ठीक है, तो बताइए आपने यहां तक आने के लिए, इस बिंदु तक आने के लिए आपने 10 रुपए प्रति इकाई अतिरिक्त खर्च कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया। अब यहां तक आने के लिए हो सकता है कि आपको सपोज यहां तक आने के लिए आपको 10 की बजाय अब 12 पैसा प्रति इकाई पर यूनिट ज्यादा देना पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है ना, इस स्थिति तक जाओगे तो अतिरिक्त परिवहन लागत कितनी आ रही है? 12 पैसा पर यूनिट। लाभ कितना हो रहा है? सस्ती श्रम से लाभ कितना हो रहा है? 15 पैसा पर यूनिट। 3 पैसे का फायदे का सौदा है प्रति इकाई पर, है ना। तो उद्योग जो है वो न्यूनतम परिवहन लागत से डेविएट होकर और न्यूनतम श्रम लागत वाले स्थान पर लगाया जा सकता है, लगाया जाएगा। यदि हम बात करें कि क्या हम इस न्यूनतम परिवहन लागत से इस जो श्रम के स्थानीयकरण के क्षेत्र पर भी जा सकते हैं क्या? L2 पर, है ना, देखते हैं जा सकते हैं क्या। यदि मैं मेरे उद्योग को यहां से यहां तक की दूरी पे लाता हूं तो मेरा 15 पैसा प्रति इकाई अधिक ट्रांसपोर्ट खर्च लग गया। ठीक है, अब यदि मैं यहां पे और जाऊंगा तो सपोज मेरा 2.5 रुपया और लग गया, तो 15 और 2.5 मतलब 17.5 पैसा प्रति इकाई मेरी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई। मुझे फायदा कितना हो रहा है? 15 पैसा पर यूनिट, है ना। और मेरी लागत कितनी आ रही है? 17.5 पैसा पर यूनिट। तो बताइए नुकसान का सौदा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो इसका चुनाव मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो श्रम के प्रभाव में उद्योग जो है वो न्यूनतम परिवहन लागत के स्थान से अन्यत्र कहां तक जा सकते हैं, उस स्थिति को हमने यहां समझा है। यहां पर क्योंकि 15 पैसा प्रति इकाई बचत हो रही है श्रम लागत कम लगने से, इसलिए ये जो 15 पैसे वाला जो परिवहन लागत वाला जो यूं कहें कि आइसोडेपेन है, ये कुल परिवहन लागत वाला है इसलिए इसको आइसोडेपेन कहेंगे, आइसोटिम नहीं कहेंगे। आइसोटिम जो हम शब्दावली तब यूज करते हैं जब हम या तो केवल कच्चे माल के परिवहन लागतों वाले स्थानों को मिलाने की बात करें या केवल तैयार माल के जो परिवहन लागत वाले समान परिवहन लागत वाले स्थान है उनको मिलाने की बात करें। तो ये जो आइसोडेपेन जो 15 पैसे वाला बन रहा है ना, ये इस केस में जहां मेरे को 15 पैसा प्रति यूनिट लाभ हो रहा है श्रम का, यदि मैं शिफ्ट होता हूं तो ये इसके लिए क्रांतिक आइसोडेपेन या क्रिटिकल आइसोडेपेन हो जाएगा। मतलब इससे बाहर जाने पर यह श्रम से होने वाला लाभ जो है वो मेरे लिए कोई काम का नहीं रहेगा, बल्कि मेरे लिए वो हानि की स्थिति बन जाएगी। इस 15 पैसे के आइसोडेपेन के अंदर अंदर यदि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारी जो लागत है उसमें निश्चित रूप से प्रति इकाई लागत में कमी आएगी और हम
न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थान से शिफ्ट करके न्यूनतम श्रम लागत वाले स्थान की ओर उद्योग की अवस्थिति का निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि न्यूनतम परिवहन लागत वाले पी स्थान से उद्योग की अवस्थिति में श्रम लागत में होने वाले बचत का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रिटिकल आइसोडेपेन की सीमा में ही उद्योग जो है वो न्यूनतम लागत वाली अवस्थिति प्राप्त कर सकता है और केवल क्रिटिकल आइसोडेपेन के अंदर ही हम न्यूनतम श्रम लागत के लाभ के लिए उद्योग की अवस्थिति को चुन सकते हैं, है ना। ठीक है, उससे यदि हम बाहर जाएंगे तो हमारी लागत बढ़ जाएगी और वो अवस्थिति हमारे लिए लाभकारी नहीं होगी। वेबर ने लेबर कॉस्ट इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ लेबर कॉस्ट भी दिया था। ठीक है, और इसमें यदि हम पेंगुइन डिक्शनरी को आधार मान के यदि बात करें तो ये जो इंडेक्स है ना, लेबर इंडेक्स, ये क्या आती है, कॉस्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय आउटपुट प्रोड्यूस, है ना। हम टोटल जो है ना, कितनी श्रम लागत हमारी आ रही है, हम कितना श्रम पर खर्च कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ लेबर क्या है, उसको हम यदि जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस है उसका यदि हम भाग दे दें तो हमारा जो लेबर इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ लेबर कॉस्ट जो है वो निकल आती है। द इंडेक्स फॉर एन इंडस्ट्री वाज द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना। अर्थात जो हमारा फिनिश्ड गुड्स है, तैयार माल है, उसकी एक इकाई को उत्पादित करने के लिए हमारी श्रम लागत कितनी आती है ना। इसको क्या कहेंगे हम, द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना। ये हमारी लेबर इंडेक्स होती है। ठीक है, और इस लेबर इंडेक्स पर भी सवाल देखे जाते हैं। हायर द इंडेक्स ग्रेटर द इंडस्ट्रीज ससेप्टिबिलिटी टू डाइवर्जन फ्रॉम द लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लोकेशन, है ना। लेबर कॉस्ट जितनी, ये जो लेबर इंडेक्स है ना, ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही संभावना रहेगी कि उद्योग जो है वो न्यूनतम परिवहन लागत की अवस्थिति से परे, है ना, न्यूनतम लागत वाले स्थान पर लगाया जाए, जहां न्यूनतम लागत जो है वो न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थान पर जो लागत आ रही है उससे भी कम हो जाएगी। किसके कारण, श्रम के कारण होने वाले अतिरिक्त लाभों के कारण। ठीक है, अब देखिए एकत्रीकरण के यदि हम प्रभाव की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी इसकी चर्चा की है कि परिवहन तथा श्रम लागतों के बाद वेबर जो है आर्थिक क्रियाओं के एकत्रीकरण के प्रभाव की बात कर रहा है। उनके प्रभाव में जो पर यूनिट कॉस्ट में कॉस्ट कटिंग होती है, जो हमारी जो लागत नीचे आती है उसकी बात करता है। और अभी हम एक चित्र दिखाएंगे आपको, उसके अंदर ए बी सी डी ई न्यूनतम लागत वाले बिंदु हैं, है ना। और वो जो ए बी सी डी ई है आपको मैं दिखाता हूं साथ साथ में, है ना। ये ए बी सी डी ई ये न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थान है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि इनके चारों तरफ क्रिटिकल आइसोडेपेन है ना। क्रिटिकल आइसोडेपेन का मतलब वो घेरा कुल परिवहन लागत का जिसके बाहर जो है वो उद्योग की अवस्थिति का निर्णय हम लोग नहीं ले सकते। न्यूनतम परिवहन लागत से परे कोई भी स्थान यदि हम चुनना चाहते हैं एकत्रीकरण के लाभों के लिए तो उसकी अधिकतम सीमा जो है वो क्रिटिकल आइसोडेपेन की है। और क्रिटिकल आइसोडेपेन तैयार करने के लिए आधार क्या लेंगे हम, प्रति इकाई एकत्रीकरण से होने वाले जो लाभ हैं, है ना, वहां तक हम जो है वो न्यूनतम परिवहन लागत के स्थान से डेविएट कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर हम क्रांतिक आइसोडेपेन जो है उसकी रचना करते हैं, जैसा कि हमने अभी श्रम लागत के केस में भी देखा था। 15 पैसे का जो क्रांतिक आइसोडेपेन है वो अभी हमने जिक्र की थी। ठीक है, तो यदि इन घेरों के अंदर ही एकत्रीकरण या समूहीकरण के कारण उत्पादन लागत में कमी की स्थिति बनती है तो उद्योग एकत्रीकरण के स्थान पर अवस्थित होंगे। अब देखिए ये जो मान लीजिए कि यहां से उद्योग को यहां ले जाते हैं, यहां तक ले जाते हैं, तो अधिकतम जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है सपोज 20 पैसा पर यूनिट। ये खर्चा, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है यदि आप न्यूनतम परिवहन लागत से बाहर जाते हो। सबके केस में ऐसा ही है ना।
और 20 पैसा जो है वो आपको अधिकतम लाभ हो रहा है प्रति इकाई यदि आप एकत्रीकरण के लाभ वाले स्थान की को चुनते हैं, वो अवस्थिति लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मुझे एकत्रीकरण से प्राप्त लाभ जो है मेरा वो 20 पैसा प्रति इकाई है ना, तो मैं 20 पैसा प्रति इकाई के अधिकतम जो आइसोडेपेन है ना, वहां तक ही शिफ्ट करने का निर्णय ले सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे यदि प्रति इकाई एकत्रीकरण के लाभ के रूप में 20 पैसा कम लागत देनी पड़ रही है ना, या मेरी कम लागत आ रही है, तो मैं 20 पैसे तक अतिरिक्त परिवहन लागत दे सकता हूं उस न्यूनतम लागत वाले स्थान की अवस्थिति को चुनने के लिए। ठीक है, इसीलिए चारों तरफ, ये सब के चारों तरफ 20-20 पैसे के मान लीजिए क्रिटिकल आइसोडेपेन बने हुए हैं। अब यदि समूहीकरण वाला स्थान इस क्रिटिकल आइसोडेपेन के अंदर आ जाए तो हम मूव करेंगे, अदरवाइज मूव नहीं करेंगे। जैसे यहां पर देखो, ये एकत्रीकरण के लाभ की स्थिति यहां बनती है, यहां बनती है, यहां बनती है ना, लेकिन 3 उद्योग है ना, वो यदि तीनों की तीनों यहां पर देखो इनका ओवरलैपिंग मिल रहा है और यहां यदि वो अवस्थित होते हैं है ना, तो इन तीनों को क्या मिलेगा, एकत्रीकरण के लाभ मिलेंगे। और ये क्षेत्र इन तीनों उद्योगों के क्रिटिकल आइसोडेपेन के अंदर है ना, ये क्षेत्र सी, डी और ई, इन तीनों उद्योगों के न्यूनतम परिवहन लागत वाली जो अवस्थिति है उसके चारों तरफ बने क्रिटिकल आइसोडेपेन के अंदर है। इसका मतलब कि ये उद्योग जो हैं ये इस न्यूनतम परिवहन लागत के स्थान को छोड़कर और यहां एकत्रीकरण के लाभ के लिए आएंगे और इन्हें अपने उत्पादन में लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। इस प्रकार से वेबर ने एकत्रीकरण के जो प्रभाव है उसको समझाया। अब हम सारे वेबर को सिद्धांत को करने के बाद में अब हम वेबर के सिद्धांत की आलोचना वाले जो बिंदु है उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हालांकि जब हमने मान्यता की बात की थी, हमने 7 मान्यताओं को जब पढ़ा था, तो हमने वो क्रिटिकल आई जो है वो पहले ही उन पर रखी थी और हम वहां पर वो चर्चा करते हुए चले थे कि भाई यहां पर आलोचना की स्थिति ऐसे बन सकती है। हमने पहले तो ये बात की थी कि वेबर ने क्या कहा, और फिर हमने ये बात की थी कि जो कहा वो स्वीकार्य हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसी के आधार पे आलोचना ड्रॉ होती है। तो जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, नंबर 1, जटिल निर्माण प्रक्रिया को अत्यधिक सरल रूप में प्रदर्शित किया, शुरुआती प्रयास था, है ना। और इसने जैसे जैसे विलग प्रदेश की संकल्पना कर लेना, सभी मनुष्यों को आर्थिक मनुष्य मान लेना, बाजार को असीमित मानकर चलना, ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो वास्तविक विश्व की जटिलताएं हैं उसको बहुत ज्यादा सरल कर दिया और जटिल निर्माण की प्रक्रियाएं हैं उनको एकदम सरल रूप में प्रदर्शित किया। वास्तव में वो इतनी सरल होती नहीं है। नंबर 2, वेबर ने कच्चे माल के स्थानों में बाजार को बिंदु सदृश बताया, जबकि वास्तव में ये क्षेत्रीय इकाइयां होती है, ये बिंदु सदृश नहीं होते, है ना। और ज्यादातर स्थानों पर वो क्या करता है, बाजार को और जो कच्चे माल के स्थान है उनको बिंदु सदृश दिखाता है। ठीक है, वेबर परिवहन लागत पर उत्पादन प्रक्रिया लागत से अधिक ध्यान देता है। ठीक है, तो यह भी एक आलोचना का कारण है, क्योंकि जो प्रक्रिया लागत है ना, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे उद्योगों के लिए तो प्रक्रिया लागत है वो परिवहन लागत से भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मान ले कंप्यूटर प्रोसेसर इंडस्ट्री है, या लैपटॉप असेंबलिंग इंडस्ट्री है, या मान लीजिए मोबाइल असेंबलिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, तो ऐसे उद्योग जहां पर वो बहुत ज्यादा मूल्य की वस्तुएं बनाते हैं, वस्तुएं बहुत छोटा स्थान घेरती हैं, है ना, वस्तुओं की परिवहन लागत वस्तु की कुल जो कीमत है उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो वहां तो प्रक्रिया लागत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और यहां पर ये परिवहन लागत को ही भारण दे रहे हैं, उसी को सबसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं, वो प्रक्रिया लागत को भी संज्ञान में ले रहे हैं, लेकिन परिवहन लागत को प्रक्रिया लागत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को वो प्रोसेसिंग कॉस्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
जो चौथी बात आती है कि परिवहन लागत को दूरी और भार के समानुपाती लिया, है ना, सीधा समानुपाती माना। जबकि मैंने चर्चा भी की थी आपसे कि परिवहन लागत जो है वो ना तो दूरी के सीधी समानुपाती होती है और ना ही भार के सीधी समानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है पर डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है ना। ये सीधे समानुपाती नहीं होती, जबकि वास्तव में परिवहन लागत दूरी के सापेक्ष में सीधी समानुपाती नहीं होती है ना। और भार के केस में भी हमें कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। पांचवा बिंदु, वेबर द्वारा दी गई पूर्ण प्रतिस्पर्धा की मान्यता वास्तविकता से परे है। ऐसा हमें कहीं मिलता ही नहीं पूरे विश्व में जहां हमें एब्सोल्यूट कंपटीशन देखने को मिले, है ना, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति देखने को मिले, जहां सारे के सारे जो उत्पादक है वो सर्वज्ञानी हो। उन्हें सबको पता है कि कच्चा माल सस्ता कहां मिलता है, उन्हें सबको पता है कि बाजार की अवस्थिति कहां है, बाजार में कहां कितना क्या प्राइस है प्रोड्यूस की, है ना। सब के सब जो हैं वो केवल और केवल अधिकतम लाभ के लिए प्रयासरत रहते हैं। सारे उत्पादक जो हैं उनका एक ही लक्ष्य है, मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। इस तरह की जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती। छठा पॉइंट है ना, वो ये है कि न्यूनतम लागत अवस्थिति को ही अधिकतम लाभ की स्थिति माना, जबकि वास्तव में ये सही नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी न्यूनतम लागत की स्थिति ही जो है वो अधिकतम लाभ की स्थिति हो, ठीक है। लेकिन वेबर जो है वो कहता है कि अधिकतम लाभ जो है वो वहीं पर मिलेगा जहां पर आपके पर यूनिट कॉस्ट है वो न्यूनतम आएगी। फिर है समरूप प्रदेश की संकल्पना, है ना। अब समरूप प्रदेश, पृथ्वी जो है हर रूप से विविध है। यहां संसाधनों का वितरण विविधता लिए हुए है, यहां भूस्वरूप विविधता लिए हुए है, जलवायु विविधता लिए हुए है। ऐसे विविधता रूपी जो ग्रह है उसके ऊपर हम यदि समरूप प्रदेश की संकल्पना लें, है ना, तो वो वास्तविकता से परे है। फिर है मांग की अपेक्षा पूर्ति को अधिक जोर दिया, ठीक है। तभी तो वो केवल और केवल न्यूनतम लागत की बात करता है। वो कहता है कि बाजार असीमित है, तो मांग पर तो कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं है। जब बाजार को असीमित बता दिया, है ना, तो मांग पर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, डिमांड को तो हमें संज्ञान में लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मार्केट जो है ना, वो आपका इनफाइनाइट है, तो यू डोंट हैव टू बॉदर्ड अबाउट द डिमांड, ठीक है। तो इसने क्या किया कि मांग की अपेक्षा पूर्ति पर ही जोड़ दिया बस, क्योंकि मांग को तो असीमित मान ही लिया। सभी उत्पादकों को आर्थिक मनुष्य बताया, जबकि ये वास्तविकता नहीं है ना, ठीक है। सारे उत्पादक आर्थिक मनुष्य नहीं हो सकते। वेबर का जो पदार्थ सूचकांक है ना, वो भी अपरिपक्व था। इवन इनका जो श्रम सूचकांक है वो भी अपरिपक्व था, ठीक है। तो इनके द्वारा जो सूचकांक दिए गए थे वो भी काफी अपरिपक्व थे। वेबर इकोनॉमिक रैशनैलिटी की बात करता है, ठीक है। और हमें हर एक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक रैशनैलिटी का एनवायरनमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जो वेबर ने सिद्धांत दिया है ना, ये उद्योगों की अवस्थिति के शुरुआती सिद्धांतों के अंदर आता है। और ये सिद्धांत हमेशा उद्योगों की अवस्थिति जब हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में रहेगा। बाद में धीरे धीरे हमें और परिपक्व सिद्धांत है वो देखने को मिले। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हम देख सकते हैं कि जो अन्य सिद्धांत है, जैसे टॉड प्लंडर का सिद्धांत है, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत 1954 में दिया था, फैटर ने 1924 में दिया था, हॉटलिन ने 1927-1929 के अंदर सिद्धांत दिया था। और ये तीनों के तीनों जो है वो मार्केट कंपटीशन से संबंधित है। ये तीनों बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत है ना। तो वेबर ने न्यूनतम जो लागत सिद्धांत दिया, उसके बाद में नए स्कूल्स भी सामने आए, ठीक है। जैसे ये जो स्कूल है मार्केट कंपटीशन या बाजार प्रतिस्पर्धा का जो स्कूल है ना, इसमें टॉड प्लेंडर है, फैटर है, हॉटलिन, ऐसे विद्वानों को शामिल किया। कुछ लोग हैं जो वेबर की धारा में ही काम किया, जिन्होंने, जैसे हुअर, है ना, हुअर ने न्यूनतम लागत सिद्धांत दिया और 1948 में उनकी पुस्तक आई द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ग्रीनहट ने 1956 में समन्वित सिद्धांत दिया, न्यूनतम लागत और बाजार प्रतिस्पर्धा दोनों पर आधारित था ये,
है ना। तो बेसिकली ग्रीनहट जो है ये क्या करते हैं, ये इन दोनों सिद्धांतों के जो पक्ष है उनको अपने सिद्धांत में शामिल करते हैं। प्लांट लोकेशन इन थियरी एंड प्रैक्टिस नाम से टाइटल से इनकी पुस्तक आई थी। वॉल्टर आइजार्ड है वो भी समन्वित सिद्धांत देते हैं। लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी नाम से इनकी पुस्तक आती है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।